काशीपुर नाम के एक छोटे से गांव में मोहन और उसके पिताजी रहा करते थे। मोहन एक बहुत ही भोला भाला और मासूम लड़का था। उसकी सादगी और नासमझी ऐसी थी कि गांव वाले उसका मजाक उड़ाया करते थे और उसको एकदम बेवकूफ बना दिया करते थे। बेटा मोहन, जाकर 1 किलो चावल लेकर आओ। सारा चावल खत्म हो चुका है, क्योंकि खाना बनाने में कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है पिताजी, मैं अभी जाता हूँ, दुकान तो यहाँ पास में ही है। अरे मोहन रुक जरा, चावल लेते वक्त थोड़ा ध्यान रखना, अच्छी क्वालिटी का लेना। पिछले बार जो लिया था वह ठीक नहीं था। मोहन चावल लेने चला जाता है। रमेश अपने दोस्त गौरव के साथ खड़ा होता है, तभी उसे मोहन आते हुए दिखाई देता है। अरे वह देखो, मोहन आ रहा है, अभी उसका बेवकूफ बनाते हैं। अरे मोहन कहाँ जा रहा है भाई? रमेश भाई, पिताजी ने कहा है कि 1 किलो चावल लेकर आना, तो मैं बस वहीं लेने जा रहा हूँ। अरे मोहन रुक जरा, तेरे पिताजी ने चावल नहीं आटा मांगे है, तूने शायद गलत सुन लिया है। अरे भाई, पिताजी ने तो साफ साफ कहा था चावल लाने के लिए, मैंने खुद उनकी बातों को सुना था। अरे नहीं मोहन, तेरे पिताजी ने तुझे आटा लाने को कहे है और तू आटा ही लेकर जा, नहीं तो खामा खा तुझे, फिर से तेरे पिताजी बेवकूफ समझेंगे। मोहन दुकानदार से आटा लेकर अपने घर चला जाता है। फिर जैसे ही उसके पिताजी देखते हैं कि वह चावल की जगह आटा लेकर आ गया, तभी वह उससे पूछते हैं, अरे मोहन, मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि चावल लेकर आना है, तो तू आटा क्यों लेकर आ गया? अरे पिताजी, आपने तो मुझसे कहा था कि आटा लाने के लिए है, तो मैं आटा ही लेकर आ गया। मोहन के पिताजी मोहन को देखकर बहुत ही दुखी होते थे, क्योंकि वह बिल्कुल भी समझदार नहीं था। कुछ समय बाद पूरे गांव में भयानक सूखा पड़ गया है। बारिश का नामो निशान तक नहीं था। आसमान से एक बूंद पानी भी नहीं गिर रहा था। सारे तालाब, कुएं और नदियां सूख जाते हैं, पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं और खेत बंजर हो जाते हैं। गांव के सभी लोग पानी के लिए तरसने लगते हैं। प्यास से उनकी हालत खराब होने लगी है। बच्चे, बूढ़े, जवान सब पानी की एक एक बूंद को तरसते हैं। ऐसे में गांव का एक सरपंच, जिसकी जमीन पर किसी चमत्कार से थोड़ा पानी बचा रह गया था, वह उस पानी को ऊंचे दामों पर बेचना शुरू कर देता है। सरपंच जी, पानी भी बेचने की कोई चीज होती है क्या? ये तो सब ऊपर वाले की देन है, प्रकृति का वरदान है, जिसे सबके लिए खुला होना चाहिए। आप इसे क्यों बेच रहे हैं? ये पानी आपकी मेहनत से नहीं भरा, ये तो बारिश का पानी है। अरे दीपक, ये मेरी जमीन पर है तो मेरा हक हुआ ना, और मैं अपनी चीज का जो मन करे वो कर सकता हूँ। अगर पानी चाहिए तो दाम चुकाना ही पड़ेगा ना, नहीं तो आगे बढ़। बहुत से लोग लाइन में खड़े हैं खरीदने के लिए। सरपंच जी, ये सब सूखा पड़ने की वजह से हो रहा है। अगर कुएं, तालाब और नदियां भरी होती तो कोई आपसे पानी क्यों खरीदता? आपने हमेशा अपने फायदे के बारे में ही सोचा है, गांव की भलाई के लिए कभी कुछ किया ही नहीं। लेकिन याद रखिए, ऊपर वाला सब देख रहा है। देख दीपक, मुझे ज्ञान मत दे। यह दुनिया पैसों से चलती है, भावनाओं से कोई पेट नहीं भरता है, और मैं धंधा कर रहा हूँ, समझा? दीपक सरपंच से एक घड़ा पानी लेकर चला जाता है। अरे बेटा मोहन, जा सरपंच जी के यहाँ से पानी लेकर आ। जब तक पानी नहीं लेकर आएगा तब तक खाना कैसे बनेगा? लेकिन पिताजी, सरपंच जी बहुत महंगा पानी बेच रहे हैं, हमारे पास तो उतने पैसे भी नहीं हैं। बेटा, गरीब आदमी के पास कोई और चारा भी नहीं होता, पानी तो चाहिए ही, चाहे जैसे भी आए। अगर आज पानी नहीं ला पाया तो खाना नहीं बन पाएगा। पिताजी, यह कितना बड़ा अन्याय है। जो चीज सबकी है उसे सरपंच जी अपनी जागीर समझकर बेच रहे हैं। अगर हमारे कुएं, तालाब ना सूखे होते तो हमें उनके पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मोहन पानी लेने चला जाता है। अरे सरपंच जी, एक घड़ा पानी दे दीजिए। कितने का दे रहे हैं? एक घड़ा पानी 10 रुपया का दे रहा हूँ। अरे सरपंच जी, जरा रुकिए, यह क्या माजरा है? कल ही तो आपने मेरे हाथ में एक घड़ा पकड़ाया था, और वह भी 5 रुपए में। आज सुबह सुबह दाम 2 गुना कैसे हो गया? यह तो सरासर अन्याय है। अरे भाई, न्याय वन्याय चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। सुनो तो सही, पानी खत्म हो रहा है, पानी की टंकी भी आना कम हो गया, नदियां सूख रही हैं, कुएं बंजर हो गए हैं। ऐसे में दाम तो बढ़ेंगे ही। कल 5 का था, आज 10 रुपया हो गया। ये बाजार का नियम है, लेना है तो लो, वरना और भी लोग लाइन में खड़े हैं। मोहन घड़े में पानी लेकर घर आ जाता है। पिताजी, खाना तो किसी तरह बन ही जाएगा, लेकिन खेतों का क्या? पूरा खेत सूख चुके हैं, हरियाली तो जैसे हमसे रूठ सी गई हो। अगर बारिश नहीं हुआ तो इस बार फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। बेटा, हालात तो सच में बहुत ही ज्यादा खराब हो चुके हैं। पहले जब सूखा पड़ता था तो पास के गांवों से भी मदद मिल जाती थी, लेकिन अब तो वहां भी पानी का पूरा अकाल पड़ा है।
कुछ ही दिनों में सरपंच के तालाब का भी पानी पूरी तरह से सूख जाता है, जिसके कारण अब पूरे गांव में पानी की भारी मात्रा में कमी हो गई थी। हालात दिन पर दिन बदतर होते जा रहे थे, जिसके वजह से रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पानी जुटाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए मुखिया ने तुरंत एक कदम उठाया और सभी गांव वालों को एक सभा के लिए बुलाया, ताकि इस संकट का कोई हल निकल सके। हम सभी को पता है कि सरपंच के तालाब का पानी भी अब खत्म हो चुका है। हालात दिन पर दिन बदतर होते जा रहे हैं। अब अगर हमने कुछ नहीं किया तो हमारा गांव भी इतिहास बनकर रह जाएगा। हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा और कोई हल भी निकालना पड़ेगा। मुखिया जी, ये संकट तो पहले कभी भी नहीं देखा गया था। खेत बंजर हो गए, मवेशी मरने की कगार पर हैं और लोग भूख प्यास से बेहाल हो चुके हैं। हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा, वरना हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। सरपंच जी, मैं सोच रहा हूँ हमें उस रेगिस्तान की ओर जाना चाहिए जिसके बारे में हमारे बुजुर्ग कहते आए हैं कि अगर पानी की असली खोज करनी हो तो वहाँ जाना होगा। हो सकता है वहाँ कोई ऐसा रास्ता मिले जिससे अपने गांव को बचाया जा सके। नहीं, वहाँ जाना सही नहीं होगा। तुम्हें याद नहीं, हमारे पड़ोसी गांव के कुछ लोग भी वहाँ गए थे, पानी की आस में निकले थे, लेकिन आज तक वापस नहीं लौट कर आए। वहाँ जाने का मतलब है मौत को बुलावा देना। लेकिन मुखिया जी, हमें कुछ तो करना ही होगा। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से कुछ नहीं मिलेगा। अगर हम डरकर यही बैठे रहेंगे तो एक दिन पूरा गांव ही नष्ट हो जाएगा। कम से कम हमें एक कोशिश तो करनी ही चाहिए। तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन अभी हमें इस बारे में कुछ भी बात नहीं करनी है। वक्त आने दो, हम किसी न किसी को वहाँ भेज देंगे। तुमने देखा बहन, तालाब पूरी तरह से सूख चुका है। अब हम पानी कहाँ से लेकर आएंगे? घर में पीने तक का पानी नहीं बचा है और लोगों को भी पानी नहीं मिल रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा गांव प्यास से ही मर जाएगा। हाँ बहन, मैंने भी देखा है, हालत तो बहुत ही खराब होती जा रही है। गांव में पहले ही पानी की समस्या थी, लेकिन अब तो बिल्कुल ही हद हो गई है। सरपंच जी ने भी बैठक तो बुलाई थी, लेकिन उसमें भी कोई हल नहीं निकल पाया। अब क्या होगा बहन? बस अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। अगर हम खुद कुछ नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे बुजुर्ग सब प्यास से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। हमें कोई समाधान जरूर निकालना होगा। मगर क्या करें? बारिश भी समय पर नहीं हो रही और बाकी जलस्रोत भी सूख गया है। अगर कहीं पानी बचा भी है तो वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है। मोहन के पिताजी की तबीयत पानी न मिलने की वजह से बहुत ही ज्यादा खराब होती जा रही थी, क्योंकि पानी की कमी के कारण उन्हें कमजोरी और थकान महसूस हो रहा था। बेटा, अब तो लगता है कि इसी प्यास के साथ हमें मरना होगा, क्योंकि यह पानी अब हमारी किस्मत में नहीं है। नहीं पिताजी, आप ऐसा मत कहिए। मैं आपको मरने नहीं दे सकता। मैं कुछ ना कुछ करके इंतजाम जरूर करूंगा। जब तक मेरे अंदर सांस है, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। बेटा, सारा गांव पानी की समस्या से जूझ रहा है। मुखिया जी भी क्या करेंगे? जब खुद उनके पास कोई हल नहीं है तो वह हमें क्या रास्ता दिखाएंगे? नहीं पिताजी, मैं हार नहीं मान सकता। मैं अभी मुखिया जी के पास जा रहा हूँ। सभी लोगों से बात करूंगा, सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाकर आऊंगा और अगर जरूरत पड़ी तो कुआं भी खुदवाऊंगा और पहाड़ों से पानी लाने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन आपको ऐसे तिल तिल मरते हुए नहीं देख सकता। मोहन मुखिया जी के पास चला जाता है और उनसे जाकर कहता है, मुखिया जी, आपको तो पता ही है कि गांव की हालत कितनी खराब हो चुकी है। हर तरफ सूखा है, सब जगह बंजर हो गए हैं, कुएं सूख गए हैं और अब मेरे पिताजी इस हालत में हैं कि अगर उन्हें पानी नहीं मिला तो वे बच नहीं पाएंगे। मोहन, तू बहुत मासूम लड़का है। मैं समझ सकता हूँ कि अपने पिताजी को बचाने के लिए तू कुछ भी करने के लिए तैयार है, लेकिन सोच, जब पूरे गांव में ही पानी नहीं है तो तुझे अपने पिताजी के लिए पानी कहाँ से मिलेगा? लेकिन मुखिया जी, इसका कोई ना कोई रास्ता तो होगा। हम ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर नहीं ना बैठ सकते। अगर पानी नहीं है तो हमें उसे खोजना पड़ेगा। मैं अपने पिताजी को मरते हुए नहीं देख सकता हूँ। मोहन बेटा, एक रास्ता है, पर वह रास्ता बहुत ही खतरनाक है। मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि पास के रेगिस्तान में एक तालाब है, लेकिन वह कोई मामूली तालाब नहीं है। वहाँ एक चुड़ैल रहती है। पहले वही गांव में पानी को पहुंचाती थी, लेकिन कई वर्षों से कोई वहाँ जाने की हिम्मत नहीं कर पाया है। मुखिया जी, अगर सच में वह तालाब मौजूद है तो मैं वहाँ जरूर जाऊंगा। मैं पानी लेकर ही लौटूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए।
मोहन बेटा, वहाँ जाना इतना आसान भी नहीं है। जो भी वहाँ गया है वह फिर कभी वापस नहीं आया। रेगिस्तान की रेत लोगों को निगल जाती है और वह चुड़ैल उसकी शक्तियों का कोई अंदाजा भी नहीं है। मोहन, मैं तुझे वहाँ अकेला नहीं जाने दूंगा, क्योंकि ये रास्ता बहुत ही खतरनाक है। लेकिन अगर तूने फैसला कर ही लिया है तो मैं अपनी बेटी को भी तेरे साथ भेज रहा हूँ। तभी मुखिया जी की बेटी वहाँ आ जाती है। पिताजी, मैं तैयार हूँ। अगर गांव और मोहन के पिताजी को बचाने के लिए मुझे इस रास्ते पर जाना पड़े तो मैं जरूर जाऊंगी। लेकिन मैं अकेले ही जा सकता हूँ। मैं तुम्हें इस खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। नहीं बेटा, ये कोई साधारण रास्ता नहीं है। ये एक परीक्षा है और इसमें साथ देने वाला जरूरी है। मेरी बेटी निडर और बुद्धिमान है, वह तेरे साथ ही जाएगी। मुखिया की बेटी और मोहन दोनों रेगिस्तान की ओर निकल जाते हैं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए चले जाते हैं। वे लंबे समय तक चलते रहते हैं, लेकिन तभी अचानक से एक तेज तूफान आ जाता है और हवाएं चलने लगती हैं, जिसके कारण उनके रास्ते और भी मुश्किल हो जाते हैं और वे आगे बढ़ने में असमर्थ हो जाते हैं। हवा इतना तेज होता है कि उनके लिए एक कदम भी चलना मुश्किल हो गया था। ज्यादा देर चलते चलते वे पूरी तरह से थक गए थे। अब उनको सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। मोहन, अब मुझसे और नहीं चला जा रहा है। मैं बहुत थक चुकी हूँ। मुझे नहीं लगता कि अब मैं और भी आगे चल पाऊंगी। अगर हम और आगे बढ़े तो हम मर जाएंगे। यहाँ तो पानी का नामो निशान भी नहीं है और लगता है कि रास्ता भी खत्म हो गए है। हम कितनी देर से चले जा रहे हैं, लेकिन कुछ दिखा तक नहीं। नहीं रीना, हमें रुकना नहीं है। हमें आगे बढ़ते रहना होगा, चाहे जैसे भी हो। अगर हम यहीं बैठ गए तो यकीन मानो मौत हमारे और करीब आ जाएगी। हमें किसी भी तरह से पानी ढूंढना ही होगा, वरना मेरे पिताजी की मृत्यु हो जाएगी पानी ना मिलने की वजह से। मोहन, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे दिल में अपने पिताजी के लिए कितनी बेचैनी हो रही है, लेकिन अगर हम ही नहीं बच पाए तो उन्हें बचाने का क्या फायदा। मेरी हालत देखो, मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं, मेरी सांसें भी तेज हो रही हैं। अगर मैं और एक कदम भी चली तो गिर जाऊंगी। रीना, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही थक गई हो, पर हमें हिम्मत नहीं हारनी है। सिर्फ कुछ कदम और चलो, क्योंकि अगर हम यहाँ पर रुके तो यकीन करो मेरा, तब हम दोबारा चलने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। मोहन, अगर तुम कह रहे हो कि आगे बढ़ना जरूरी है तो मैं जरूर कोशिश करूंगी, लेकिन मैं वादा नहीं कर सकती हूँ कि मैं ज्यादा दूर तक चल पाऊंगी। एक काम करो रीना, तुम यहीं रुको। मैं अकेला ही आगे जाता हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी का उम्मीद मेरे ही ऊपर है, और वैसे भी मेरे पिताजी हैं, तो तुम अपनी जान क्यों खतरे में डालोगी। देखो रीना, अगर पानी हुआ तो मैं तुम्हारे पास वापस जरूर चला आऊंगा और तुम्हें लेकर चलूंगा। मोहन रानी को वहीं छोड़कर तपती धूप में आगे चलता चला जाता है। वह बहुत ही थक जाता है, लेकिन उसे अपने पिताजी की याद आने लगती है, पर वह वहाँ नहीं रुकता है। वह चलता चला जाता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे वह तालाब दिख जाता है। मोहन तालाब के पास जाता है, तभी उसमें से एक चुड़ैल बाहर निकलती है। अरे बेवकूफ लड़के, अगर तुझे अपनी जिंदगी से प्यार है तो यहाँ से अभी चला जा, नहीं तो मौत तेरे सिर पर घूम रही है। यह जगह तेरे जैसे कमजोर लोगों के लिए नहीं बनी है। अगर तूने मुझसे लड़ने की कोशिश की तो तुझे कोई भी पहचान नहीं पाएगा। मैं यहाँ अपनी जान बचाने नहीं, बल्कि अपने गांव के लिए आया हूँ। तुमने हमारे गांव का पानी क्यों रोक कर रखा है। मेरे पिताजी पानी की कमी से तड़प तड़प कर जी रहे हैं। अगर उन्हें जल्द पानी नहीं मिला तो उनका बचना बहुत ही मुश्किल होगा। तुम इंसान कभी नहीं सुधरोगे। तुम जैसे लोग पानी की कीमत नहीं समझ पाते हो। पानी सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं, बल्कि एक अनमोल खजाना है, और तुम लोग बिना सोचे समझे उसे बर्बाद कर देते हो और पालतू में पानी को बहा देते हो। जब मैं ये देखती हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, इसलिए मैं उन गांवों का पानी रोक देती हूँ जो इसकी कद्र नहीं करते हैं। चुड़ैल जी, हमसे गलती हो गई होगी, लेकिन प्यास से मरते हुए लोगों का क्या दोष है। मेरा गांव अब पानी के बिना खत्म हो रहा है। बच्चे, बूढ़े, औरत सब पानी की वजह से तड़प रहे हैं, और मेरे पिताजी भी पानी के लिए बहुत तड़प रहे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मेरे गांव को पानी दे दीजिए। अगर तुम्हें पानी चाहिए तो बदले में तुझे अपनी जिंदगी मुझे देनी होगी, तब मैं तेरे गांव को पानी दे दूंगी। मोहन के चेहरे पर सन्नाटा छा जाता है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसकी आंखों के सामने अपने पिताजी की कमजोर हालत आ जाती है। सूखे होंठ, प्यास से तड़पता शरीर व गांव के लोग उसकी जिंदगी से ज्यादा कीमती हैं। वह यही सोचता रहा
फिर अचानक फैसला कर लेता है और चुड़ैल से कहता है, ठीक है चुड़ैल जी, अगर मेरी जान देकर मेरे गांव को पानी मिल सकता है तो मैं तैयार हूं अपनी जान देने के लिए, लेकिन बदले में मेरे गांव वालों को हमेशा हमेशा के लिए पानी दे दीजिएगा। मुझे नहीं लगा था कि तू इतना जल्दी मान जाएगा। हर कोई अपनी जान बचाने के बारे में ही सोचता है, लेकिन तू अपने गांव वालों के लिए मरने को भी तैयार है। तू सच में बहुत बहादुर लड़का है। मेरे लिए मेरे पिताजी और मेरे गांव के लोग सबसे जरूरी है। अगर मेरी जिंदगी से उनकी प्यास बुझ सकती है तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए क्या हो सकती है। और मेरी एक आखिरी इच्छा है कि मैं अपने दोस्त से मिलकर आऊं ताकि मैं उसे कुछ बता सकूं। ठीक है, जाओ जल्दी से आखिरी बार उससे भी मिलकर आ जाओ। मोहन रीना के पास चला जाता है और रीना से कहता है, रीना, मेरे पिताजी से कहना कि उनका मोहन बेवकूफ नहीं था, हिम्मत वाला था। उसने अपने गांव वालों के लिए अपनी जान की कुर्बान दे दी, लेकिन कभी हार नहीं मानी। और गांव वालों से कहना कि पानी अनमोल है, उसको बर्बाद ना करें, क्योंकि पानी की कीमत उसे ही पता चलता है जो प्यास से तड़पता है। नहीं मोहन, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? हम मिलकर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे, लेकिन तुम मत जाओ। रीना, तुम बहुत बहादुर लड़की हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम मेरे साथ यहाँ तक आई। तुमने हर कदम पर मेरा साथ दिया, मेरी हिम्मत बढ़ाई, लेकिन अब हम दोनों की राह अलग अलग है। मोहन, अगर तुम नहीं रहे तो तुम्हारे पिताजी कैसे रहेंगे? और मैं तुम्हारे पिताजी से क्या कहूँगी जब उन्हें पता चलेगा कि उनका बेटा उनके लिए अपनी जान दे चुका है, तो उन पर क्या बीतेगी? मैं जानता हूँ रीना, यह आसान नहीं होगा, पर यह जरूरी है। अगर मैं अपनी जान देकर पूरे गांव को पानी दे सकता हूँ तो यह सौदा मुझे मंजूर है। इतना कहकर मोहन वहाँ से चला जाता है, अपने पीछे अपने दोस्त को छोड़कर। उसी दौरान रहस्यमयी तरीकों से चुड़ैल प्रकट होती है, जिसके पास असीम शक्तियाँ थीं। उसने मोहन को अपने जादू के जाल में फंसा लेती है और उसकी जान ले ली, लेकिन यह बलिदान व्यर्थ नहीं गया। मोहन की जान के बदले में चुड़ैल ने पूरे गांव को पानी का वरदान दे दिया। सूखे हुए गांव में जादू सा हो गया। जहां कभी पानी की एक बूंद के लिए लोग तरसते थे, वहां अब पानी की कोई कमी नहीं थी। और रीना दुखी मन से मोहन के पिताजी को सारी बात बताती है। उसने कहा, मोहन ने अपनी जान की कुर्बानी देकर पूरे गांव को पानी का तोहफा दिया है। उसका यह बलिदान हमें हमेशा याद रहेगा। मोहन के पिताजी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्हें गर्व भी हुआ कि उनके बेटे ने इतना बड़ा काम किया है। गांव वालों ने मोहन की याद को अपने दिलों में हिफाजत से रख लिया। उन्होंने एक साथ मिलकर खुद से वादा किया कि अब पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं करेंगे। मणिपुर नाम के एक छोटे से गांव में रीता और राजू, एक पति पत्नी, अपने 2 बच्चे पिंकी और चीकू के साथ एक टूटा फूटा घर में रहते थे। राजू मुखिया के खेत में किसान का काम करता था और रीता दूसरे गांव में सुनार के घर में कामवाली का काम करती थी। दोनों पति पत्नी मजदूरी करके बड़े मुश्किल से अपने बच्चों का पेट भरते थे। यूं तो हमेशा हल्का फुल्का बारिश होती थी, जिससे किसान अपने खेतों में आसानी से काम करते थे, लेकिन इस साल बारिश बहुत ज्यादा बरस गया था, जिसके कारण पूरे गांव में बाढ़ का कहर मच गया था, जिस कारण किसानों का फसल बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था। इस वजह से मणिपुर के लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। दिन हो या रात हो, लोग बारिश के कारण परेशान थे। इस साल तो बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है, जिस वजह से कार्य करना बहुत मुश्किल हो गया है, और घर से निकलते ही बारिश के कारण पूरा शरीर गीला हो जाता है। इतनी भारी बारिश में घर से बाहर जाने का मन नहीं कर रहा। न जाने इस साल हमारा क्या होगा इस टूटे हुए मकान में। ठीक है, अब मैं काम पर जा रहा हूँ, नहीं तो मुखिया गुस्सा करने लगेगा। राजू काम के लिए मुखिया के खेत में जाता है। पिंकी और चीकू बगल के गांव में एक सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। रीता अपने दोनों बच्चों को स्कूल छोड़कर काम पर चली जाती है। उस बड़े से घर में मालकिन सुनीता और मालिक अजय अपने 2 बेटियों मीना और सीमा के साथ रहते थे। ओ रीता, तुम आ गई। जल्दी से घर का पूरा काम खत्म कर लो। पता है, आज मेरी बेटी मीना का बर्थडे पार्टी है। शाम
5 बजे से पहले तुम पूरा काम निपटा लो। और हाँ, इसके बाद तुम हॉल सजाने में मेरी सहायता करोगी, ठीक है ना? ठीक है मैम साहब, मैं सबसे पहले घर का पूरा काम खत्म कर लेती हूँ और उसके बाद हॉल सजाने में मैं आपकी सहायता करूँगी। इसके बाद रीता हॉल को सजाने में अनिता की मदद करती है। अनिता और रीता घर को बहुत खूबसूरत तरीके से सजा देती है। अच्छा मैम साहब, मैं पूरा घर का काम खत्म कर चुकी हूँ और पार्टी की तैयारी भी कर दी हूँ, तो मैं अब घर जा रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन तुमको पता है ना कि आज मेरी बेटी मीना का बर्थडे पार्टी है, तो तुम शाम 8 बजे अपने बच्चों को साथ लेकर आ जाना। और हाँ, मुझे तुमसे सहायता भी चाहिए। हाँ हाँ मैम साहब, मैं शाम के समय बच्चों को लेकर सही टाइम पर आ जाऊंगी। रीता इतना कहकर अपने घर चली जाती है और अपने दोनों बच्चों को अच्छे से सजाकर शाम 8 बजे बर्थडे पार्टी में आ जाती है। पार्टी बड़ा ही मॉडलिस्ट होती है और रीता के बच्चे इतना देखकर हैरान रह जाते हैं और कहते हैं, अरे वाह रिंकी, देखो ये घर जैसे महल लग रहा है और बाहर कितना बारिश हो रहा है और इनके घर में बारिश का पता भी नहीं चल रहा है। दोनों की इस तरह की बातें मीना सुन लेती है और कहती है, अरे ये घर महल की तरह इसलिए लग रहा है क्योंकि इसे मेरे पापा ने बड़े प्यार से बनवाया है, इसलिए बारिश का पता नहीं चल रहा। ओ, इसका मतलब अगर घर बड़ा हो तो बारिश का पता नहीं चलता है। भैया, हम लोग भी अपने पापा से बोलकर अपने लिए बड़ा सा घर खरीदवाएंगे ताकि हमें भी बरसात में परेशान ना होना पड़े। चलो चलो बच्चों, इधर आओ, अब केक काटने का टाइम हो गया है। जब पार्टी शुरू हो जाती है और मीना केक काटने लगती है तो पिंकी और चीकू बड़े से घर को पूरा देखने के लिए मीना के रूम में चली जाती है। भैया देखो, ये रूम कितना सुंदर है और इसमें कितना सुंदर सुंदर सामान है, और ये देखो अलमारी भी कितना सुंदर लग रहा है। दोनों ही सामान देखने लगते हैं और देखते देखते 10 मिनट बीत जाता है और सामान देखते देखते वह मीना का अलमारी खोल के देखने लगते हैं। इतने ही देर में मीना की बहन सीमा रूम में आ जाती है। वह पिंकी और चीकू को मीरा की अलमारी के सामने देख लेती है और जोर से चिल्लाने लगती है, तुम दोनों मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? जल्दी से बताओ माँ, माँ आप इधर जल्दी से आइए, देखिए ये दोनों हमारे रूम में क्या कर रहे हैं। अपनी बेटी सीमा की आवाज सुनकर तुरंत रूम में आती है। तुम दोनों अभी के अभी मेरे रूम से बाहर निकलो। पिंकी और चीकू अनिता को देखकर डर जाते हैं और रीता भी अनिता की आवाज सुनकर मीना के रूम में आती है। क्या हुआ मैम साहब, आपकी जोर से चिल्लाने की आवाज नीचे तक आ रही है। क्या हुआ ये पूछ, क्या नहीं हुआ? तेरे इस दोनों बच्चों ने अपने गंदी पैरों और गंदी कपड़ों से मेरा पूरा रूम गंदा कर दिया। तेरे बच्चों ने बड़ा घर देखा, नहीं चल दिए सैर करने, ऐसी भी कोई बात होती है? मैंने तो तेरे बच्चों को इसलिए बुलाया था कि तेरे बच्चों ने इतना शानदार पार्टी अपने जीवन में कभी नहीं देखी होगी, लेकिन तेरे बच्चे अपना औकात भूल गए। ये हमारा घर है, कोई अनाथ आलय नहीं कि कोई भी भिखारी हमारे रूम में आ जाएगा और आकर हमारे कीमती सामानों को छुएगा। तू सुन, अभी के अभी अपने बच्चों को लेकर निकल जा मेरे घर से। और हाँ, एक बात और, कल से तू काम पर नहीं आएगी, मैंने तुझे काम से निकाल दिया। नहीं नहीं मैम साहब, आप ऐसा ना करें, आप एक बार हमारी बात सुन लें। बच्चे तो अभी बहुत छोटे हैं, आप इन्हें माफ कर दीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आगे से ऐसा गलती नहीं होगी। यह मेरी लास्ट गलती समझकर मुझे माफ कर दीजिए। मैम साहब, मुझे काम से मत निकालिए। मैम साहब, मेरे बच्चे इसी काम के सहारे जीते हैं। भगवान के लिए मैम साहब, मुझे काम से मत निकालिए। ये तेरी परेशानी है, मेरी नहीं समझी तू? और एक बात कान खोलकर सुन ले, अब तू यहाँ पर काम नहीं कर सकती है क्योंकि मैंने तुम्हें काम से निकाल दिया। और सुन, अपने इन दोनों बच्चों को लेकर यहाँ से चली जा। अनिता रीता और उसके दोनों बच्चों को घर से बाहर निकाल देती है और आगे से काम पर आने से साफ साफ मना कर देती है। ओह,
अब ये क्या हो गया? घर में एक भी राशन नहीं है। मैं खाना बनाने के लिए राशन कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो अब एक भी रुपया नहीं है। जो राजू जी जुटाकर पैसे रखे थे वो भी खत्म हो गया। मेरा क्या है, मैं तो बिना खाए ही सो जाऊंगी। मगर मेरे बच्चे बिना खाएं कैसे सो पाएंगे? और बिना खाना खाएं उनको नींद कैसे आएगी? ओ सुनिए जी, आप आ गए। घर में कुछ भी नहीं है खाना बनाने के लिए। आज बिना खाए ही सोना पड़ेगा। क्या बात है, तुम चिंता क्यों कर रही हो? आज मैं खाना मुखिया जी के घर से लाया हूँ। उनके घर आज पार्टी थी तो बचा हुआ खाना मैं अपने साथ ले आया हूँ। ये लो खाना, परोसो। ऐसे ही उस रात सभी खाना खाकर सो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और घर के हालात बिगड़ जाते हैं। एक सुबह रीता अपने मैम साहब के घर जाती है और उससे थोड़े पैसे उधार मांगती है। मैम साहब कैसी हैं? आपको देखे मुझे बहुत दिन हो गया। मैम साहब, मेरे घर में एक भी राशन नहीं है। आप मुझ पर तरस खाकर कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मैं आपको जल्द ही पैसे लौटा दूंगी। मेरे पास एक भी रुपया नहीं है और वैसे भी मैंने तुझे पहले ही काम से निकाल दिया था और फिर भी अपनी गंदी शक्ल लेकर यहाँ आने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? चल निकल अब मेरे घर से और आइंदा से अपनी गंदी शक्ल मुझे मत दिखाना। अनीता की इस तरह की बातें सुनकर रीता उदास होकर घर जाने लगती है। तभी उसे रास्ते में एक दीवार पर कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है। उस दीवार पर लिखा हुआ देखकर रीता वहीं रुक जाती है। रेस्टोरेंट में खाना बनाने वाली की ज़रूरत है। रेस्टोरेंट के बारे में जानने के लिए इस पते पर जाती हूँ। और वैसे भी मुझे अलग अलग तरह के खाना बनाने आता है। अगर यहाँ मुझे काम जॉब मिल जाए तो घर चलाने के लिए मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे। ऐसा सोचकर रीता उस रेस्टोरेंट में चली जाती है। मालिक, मैंने आपका पोस्टर देखा है। क्या आपको खाना बनाने वाली की जरूरत है? हाँ, लेकिन क्या तुम खाना बना लोगी? क्या तुम्हें अच्छे अच्छे खाना बनाने आते हैं? हाँ साहब, मुझे अलग अलग तरह के खाना बनाने आता है। जैसे छोला भटूरा, पनीर पुलाव, अंडा कड़ी और भी कई तरह के खाना बनाना आता है मुझे। अच्छा है तब, जब तुमको इतना कुछ बनाने आता है तो ठीक है। आज से ही चाहो तो तुम खाना बना सकती हो। ऐसे ही रीता रेस्टोरेंट में खाना बनाने लग जाती है और रेस्टोरेंट में खाना खाने वालों को खाना देने लगती है। देखते ही देखते रात हो जाती है और रेस्टोरेंट में सारा खाना खत्म हो जाती है। चलो, आज तो सारा खाना बिक गया। आज तो तुम आधे दिन से ही खाना बनाई हो, लेकिन कल से तुम्हें सुबह जल्दी आकर खाना बनाना होगा। हाँ साहब, मैं कल सुबह ही खाना बनाने आ जाऊंगी और मैं कल बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी। ये लो आज की अपनी मेहनत के पैसे जो तुमने आज किया है। 500 रुपए लेकर रीता सबसे पहले गोदाम पर जाती है। वहां से कुछ राशन का सामान खरीदकर अपने घर आ जाती है। घर पहुंचने पर रीता जल्दी जल्दी स्वादिष्ट पकवान बनाती है और अपने बच्चों को खाना देती है। रिंकी चीकू, आओ गर्मा गर्म खाना खा लो बेटा। इतने में राजू भी काम खत्म करके घर आ जाता है और रीता राजू को अपने नए जॉब के बारे में बताती है, जिसे सुनकर उसका पति खुश हो जाता है। इस तरह सभी खाना खाकर चैन की नींद सो जाते हैं। अगली सुबह जल्दी उठकर रीता अपने दोनों बच्चों को स्कूल छोड़कर अपने काम पर चली जाती है। रेस्टोरेंट पर पहुंचकर रीता कई तरह के खाना बनाती है। रीता के बनाए हुए खाना ग्राहकों को बहुत अच्छा लगता है। रीता के बनाए खाना खाकर रेस्टोरेंट में आए हुए लोग खाना की बहुत तारीफ करते हैं। उनको आज का बना हुआ खाना पहले से ज्यादा पसंद आता है। आदर्श भाई, तुम्हारे आज के खाने का कोई जवाब ही नहीं है। इससे स्वादिष्ट खाना आज तक मैंने इस रेस्टोरेंट में कभी खाया ही नहीं था। आखिर क्या जादू किया है कि खाना बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। आज तो मैं अपने घर के लिए भी खाना लेकर जाऊंगा। मेरे लिए खाना भी पैक कर दो। अपने खाने का तारीफ सुनकर आदर्श बहुत खुश होता है और रीता से कहता है, वाह रीता, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारे हाथ का खाना खाकर ग्राहक तो अपने घर के लिए भी खाना पैक करवा रहे हैं। वाह रीता,
तुम्हारे हाथों में तो जादू है। आखिर तुमने खाना बनाना कहाँ से सीखा? कहीं से नहीं साहब, मैंने तो अपनी माँ से खाना बनाना सीखा है। ऐसे ही आदर्श का पूरा खाना आज बहुत जल्दी ही खत्म हो जाता है। आज तो खाना बहुत जल्दी खत्म हो गया। कल से तो हमें ज्यादा मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा खाना बनाएंगे। और हाँ, खाना ज्यादा से ज्यादा बिक रहे हैं। इसलिए मैं कल दुकान में फ्रिज और पंखा नया लाने जा रहा हूँ, जिससे ग्राहक ठंडा ठंडा पानी और पंखा का मजा लेकर खाना खाएंगे और हमारा खाना ज्यादा से ज्यादा बिकेगा। तुम्हारी क्या राय है इसमें? हाँ साहब, ये तो बहुत बढ़िया रहेगा, जिससे ग्राहक ठंडा पानी और हवा का मजे लेकर खाना खाएंगे। अगले सुबह आदर्श अपने रेस्टोरेंट में नया फ्रीज और नया पंखा लगवा देता है और जैसा उसने सोचा था ठीक वैसे ही होता है। पंखा लगने के बाद आदर्श के रेस्टोरेंट में खाने वालों की भीड़ लग जाती है। ग्राहक पंखे का मज़े लेकर खाना खाते हैं। ऐसे ही आदर्श का सारा खाना आज भी बिक जाता है। शाम जब रीता काम से वापस घर आती है तो अपने बच्चों को आपस में बात करते हुए सुनती है। भैया, उस दिन पार्टी में कितना मजा आ रहा था। कहाँ उस दिन हम बड़े से महल में थे और कहाँ आज हम इस टूटे फूटे घर में बैठे हुए हैं। काश हमारा घर भी बड़ा होता तो हम भी अपने घर में आराम से बैठे होते। इतने में रीता घर के अंदर चली आती है। अरे रिंकी और चीकू, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम दोनों ने अपना होमवर्क पूरा किया कि नहीं और उसे याद किया कि नहीं? अगर नहीं किया है तो जल्दी जाओ, उसे पूरा करो और मैं जा रही हूँ घर का काम करने और खाना बनाने, ताकि जब तुम सब अपना होमवर्क पूरा कर लो तब आराम से खाना खाकर सो जाना, क्योंकि कल तुम दोनों को स्कूल भी तो जाना है। ठीक है माँ, हम अपना होमवर्क पूरा करके आते हैं, तब तक आप खाना बना दीजिए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और रीता के घर का हालात ठीक होने लगता है। ऐसे ही रीता सुबह काम पर जा रही थी, तभी उसे कुछ लोग मिलते हैं जो अपना घर बेच रहे थे क्योंकि उन्हें पैसों की बहुत ज़रूरत थी। रीता घर को पूरे अच्छे तरीके से देखती है और रीता को वह घर बहुत अच्छा लगता है। वह उस मकान मालिक से बोलती है, भैया इस मकान का क्या दाम है? जी बहन जी, केवल 50,000 इसके दाम है और ये कुछ ज्यादा नहीं है। बहन जी, ये तो बहुत ही कम है क्योंकि अभी घर बनवाए कुछ ही समय हुआ है। अगर कहीं और खरीदेंगी तो 2 लाख में मिलेंगे। अच्छा ठीक है, पर आपका घर ज्यादा दिन तक टिकेगा ना? और सब कुछ सही है ना? आगे चलकर कोई परेशानी नहीं ना होगी? हाँ बहन जी, ये ज्यादा दिन का नहीं है और ये बहुत लंबे समय तक टिकेगा। इसमें आप सभी लोगों कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है भाई साहब, लेकिन आप साफ साफ बताइए कितना लेंगे? मैं इसके 40,000 दूंगी। अगर आपको अपना घर बेचना है तो मुझे अपना घर 40,000 में दे दीजिए। ठीक है बहन जी, ये लीजिए घर का कागजात। अब ये घर आपका हुआ। अब आप सभी लोग यहाँ आकर शिफ्ट हो जाइए। रीता अपने घर जाती है और अपने पति और बच्चों को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर सभी बहुत खुश होते हैं। वाह भैया, अब हम अपने नए घर में चलते हैं जहाँ बारिश का पता नहीं चलेगा। जैसे लग रहा है कि हम जन्नत में जा रहे हैं। अब बारिश भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। नए घर में जाने के लिए बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। इतने में राजू भी वहाँ आ जाता है। आखिर तुमने आज बच्चों के दिल की बात सुन ही ली और उनका इच्छा पूरा कर ही दिया। कैसे ना करती भला, बच्चे तो मेरे कलेजे का टुकड़ा है। इनके खुशी के लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ। सब नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। नए घर में आकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और रीता की कमाई भी अच्छी खासी होने लगती है। रीता के हाथों का खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में ग्राहकों का मेला लगी हुई थी। इससे आदर्श खुश होकर रीता का सैलरी दुगुनी कर देता है। कुछ दिन बाद राजू भी मुखिया के खेत में मजदूरी छोड़कर रीता के साथ खाना बनाने लगता है। दोनों पति पत्नी को आदर्श अच्छी खासी वेतन देता था, जिससे उनका घर का खर्चा अच्छे से चलने लगा और बच्चे गर्मी सर्दी या बरसात में अपने नए घर में काफ़ी अच्छे से रहते हैं
और वो भी अपना पूरा जीवन खुशी खुशी बिताने लगते हैं। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक गांव में एक रोहन नाम का लड़का रहता था। उसके 5 मित्र थे, रवि, शशि, कमल, सूरज और भगवंत। वैसे तो वो पांचों ही उसके बहुत अच्छे मित्र थे, लेकिन पिछले कुछ समय से उसके मन में एक शंका चल रही थी, जिसके हल के लिए वो एक संत के पास पहुंचा। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो बालक, बताओ कैसे आना हुआ। मैं जानता हूँ यह अजीब बात है, पर मेरे 5 मित्र हैं। उन 5 में मेरा सच्चा मित्र कौन है, यह मुझे जानना है। नहीं, ये बिल्कुल अजीब नहीं है। इस उम्र में यह विचार आना बिल्कुल स्वाभाविक है। चलो मैं तुम्हें कुछ बिंदु बताता हूँ, जिससे तुम पता लगा सकते हो कि तुम्हारा सच्चा मित्र कौन है। वह संत मोहन को 5 बिंदु बताते हैं, जिससे वह अपने सच्चे मित्र का पता लगा सकता है। मोहन वापस आ जाता है और अपना काम शुरू करता है। उसने एक लड़के को बुलाया और उससे कहा कि वो उसके दोस्तों के बीच एक झूठ फैलाए। लड़के ने जाकर उन सबसे कहा कि रोहन अपने पिता के पैसे चुराता है। रवि के सिवा सभी मित्र शशि, कमल, सूरज और भगवंत मोहन के पास आ गए और उससे पूछने लगे, रोहन, क्या यह सच है कि तुम अपने पापा के पैसे चुराते हो? बुरा मत मानना, लेकिन एक लड़के ने हम सबसे ऐसा कहा है। हम तुम्हारे बारे में गलत नहीं सोचना चाहते, इसलिए सीधे तुमसे पूछने चले आए। हाँ रोहन, बताओ, ये झूठ है ना? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये जिसने भी कहा है सरासर झूठ है। रोहन ने देखा कि रवि नहीं आया है। उसने सोचा कि रवि ने बिना पूछे ही उसके खिलाफ कही गई बात को मान लिया। उसे लगा कि शायद रवि उसका सच्चा मित्र नहीं है, लेकिन उसे अभी अपने दोस्तों की और परीक्षा लेनी थी। एक दिन वह अपने 5 दोस्तों के साथ नदी के पास खेलने गया। उसे तैरना आता था, लेकिन वो उनकी परीक्षा लेने के लिए अचानक नदी में गिरकर डूबने का नाटक करने लगा। चलो आज पता चलता है कि कौन मेरा सच्चा मित्र है। बचाओ बचाओ। अरे रोहन तो डूब रहा है, जल्दी हमें उसे बचाना होगा। हाँ चलो, नदी में कूदो। रवि, कमल, सूरज और भगवंत सभी नदी में कूद पड़े और रोहन को बचाने की कोशिश करने लगे, लेकिन शशि ने नदी में कूदने की कोई कोशिश नहीं की। शशि क्यों नहीं आ रहा? क्या उसे मेरी परवाह नहीं है? रोहन को शशि का यह रवैया बहुत बुरा लगा। उसने सोचा कि शायद शशि उसकी परवाह नहीं करता और उसे सच्चे मित्र की तरह नहीं मानता। कल रवि और आज शशि हद हो गई। जिन्हें मैंने अपना सबसे अच्छा मित्र समझा, वही मेरे सच्चे मित्र नहीं हैं। फिलहाल असली दोस्तों की पहचान करने के लिए अगला पड़ाव था उनसे 500 सिक्के उधार मांगना। मुझे 500 सिक्के उधार चाहिए। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? बिल्कुल रोहन, तुम्हें जितनी भी जरूरत हो ले लो। रवि ने बिना किसी सवाल के 500 सिक्के रोहन को दे दिए। रोहन ने रवि का धन्यवाद किया और आगे बढ़ गया। शशि, मुझे 500 सिक्के उधार चाहिए। मैं तुम्हें अगले महीने लौटा दूंगा। बिल्कुल मित्र, यह लो 500। शशि ने भी तुरंत 500 सिक्के दे दिए। सूरज, मुझे 500 सिक्के चाहिए। क्या तुम उधार दे सकते हो? हाँ, क्यों नहीं। इसमें इतना शर्माने वाली कौन सी बात है? सूरज ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के 500 सिक्के दे दिए। भगवंत यार, 500 सिक्के होंगे क्या तेरे पास? हाँ है, ये ने 500 सिक्के। भगवंत ने भी तुरंत 500 सिक्के दे दिए। अब अंत में रोहन कमल के पास पहुंचा। कमल, मुझे 500 चाहिए। क्या तुम उधार दे सकते हो? 500 तो नहीं, 50 है, यह रख लो। पर मुझे बहुत जरूरत है। लेकिन यार, मेरे पास बस 50 ही है। बस रोहन को कमल की यह कंजूसी बहुत बुरी लगी। उसने सोचा कि कमल शायद सच्चा मित्र नहीं है, क्योंकि उसने जरूरत के वक्त पूरी मदद नहीं की। अब सच्चे मित्र की अगली परीक्षा के लिए उसने एक लड़के से कहा कि वह उसके दोस्तों तक उसकी झूठी दुर्घटना की खबर पहुंचाए। लड़के ने ऐसा ही किया। रोहन, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? हमने सुना कि तुम सीढ़ियों से गिर पड़े। कैसे हो तुम? तुम्हें कुछ ज्यादा चोट तो नहीं आई? भगवान करे तुम जल्दी ठीक हो जाओ यार। सूरज कहाँ है? क्या उसे मेरी हालत के बारे में नहीं पता चला? पता नहीं,
रोहन, हम भी सूरज को ढूंढ रहे थे, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। रोहन को यह बहुत बुरा लगा कि सूरज उसकी इतनी गंभीर स्थिति में भी मिलने नहीं आया। वह बहुत परेशान था कि उसका हर एक मित्र एक परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो रहा है। आखिरकार कुछ दिन बाद रोहन ने संत द्वारा बताए 5वें और अंतिम बिंदु पर काम किया। तुम्हारा सच्चा मित्र कौन है? रोहन, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। शशि, मैंने एक दुकान से कुछ सामान चुरा लिया। यार, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, पर यह किसी को बताना मत। तुम निश्चिंत रहो रोहन, मैं इसे किसी से नहीं कहूँगा। कमल, यह बात किसी को बताना मत, पर पता है मैं ना रात को सोते हुए बिस्तर गीला कर देता हूँ। मुझे यह बीमारी है। रोहन, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा, पर इसका इलाज करवाओ। एक राज की बात बताऊं, मेरा असली नाम नामंगल है, पर यह सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच रहनी चाहिए। तुम निश्चिंत रहो रोहन, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मेरा मतलब मंगल। भगवंत, मैं तुम्हें अपना एक राज बताता हूँ, किसी से कहना मत। दरअसल मेरी माँ सौतेली है। अरे रोहन, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? तुमने आज से पहले तो ऐसा कुछ नहीं बताया, पर चलो तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। कुछ दिन बाद रोहन जब रास्ते से जा रहा था तो उसे एक लड़का मिला और वह बोला, क्या बात है रोहन, सुना है तुम्हारी माँ सौतेली है। रोहन को बहुत बुरा लगा और उसे समझ आ गया कि भगवंत ने उसका राज खोल दिया। संत के बताए 5 बिंदु पूरे हो चुके थे, पर उसके कुछ समझ में नहीं आया कि उसका सच्चा मित्र कौन है। इसलिए वो संत के पास पहुंचा और उन्हें पूरी बात बताई। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैंने आपके बताए 5 बिंदुओं का पालन किया और अपने दोस्तों की परीक्षा ली, लेकिन हर एक परीक्षा में एक मित्र अनुत्तीर्ण हुआ। अब मैं कैसे पता लगाऊं कि मेरा सच्चा मित्र कौन है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। संत कुछ बोल पाते उससे पहले ही रोहन के सभी मित्र वहां आ पहुँचे। हम बताते हैं कि सच्चा मित्र कौन है। अरे, तुम सब यहाँ कैसे? हमें लग ही रहा था कि कुछ गड़बड़ है, इसीलिए हमने तुम्हारा पीछा किया। अब हम तुम्हारे मन की सारी शंकाएं दूर कर देंगे। अब वो लोग बताना शुरू करते हैं। रोहन, जब उस लड़के ने बताया कि तुम अपने पिताजी के पैसे चुराते हो, तो मैंने तुमसे आकर इसलिए नहीं पूछा क्योंकि मुझे यकीन है कि तुम ऐसा कर ही नहीं सकते, तो पूछकर तुम पर शक क्यों करूं? रोहन यह सुनकर शर्मिंदा हो गया। अब शशि ने रोहन से कहा, रोहन, मैं तुम्हें बचाने के लिए नदी में नहीं कूद पाया क्योंकि मुझे तैरना ही नहीं आता। अगर मैं कूदता तो हम दोनों ही डूब जाते। यार, मुझे माफ कर दो शशि, मुझे यह बात नहीं पता थी। मैंने बिना सोचे समझे तुम्हें गलत समझ लिया यार। इसके बाद कमल ने मोहन को अपनी स्थिति समझाई। रोहन, मैं तुम्हें 500 सिक्के नहीं दे सका क्योंकि मेरे पास सिर्फ 50 ही थे। यह सब अमीर हैं, पर मैं गरीब हूँ यार। इन्होंने अपनी संपत्ति का एक छोटा हिस्सा दिया, लेकिन मैंने तो अपनी पूरी पूंजी दे दी। अब मुझे माफ कर दो कमल, ये बात तो मुझे पता होनी चाहिए थी। और तभी इतने में सूरज बोला, रोहन, जब तुमने झूठी दुर्घटना वाली परीक्षा ली थी, उसी समय मैं इस सच्ची दुर्घटना का शिकार हुआ था। एक सांड ने मेरे पेट में सींग मार दिया। मैं कुछ दिन उठ नहीं पाया और इलाज के लिए मेरे माता पिता मुझे दूसरे गांव ले गए थे। हे भगवान, तुमने मुझे बाद में बताया क्यों नहीं? कोई बात नहीं रोहन, मैंने बस सोचा कि क्यों अपना दुख बताकर तुम्हारा दुख बढ़ाऊं। रोहन ने सूरज से माफी मांगी और तभी भगवंत एक लड़के को सामने लाया। रोहन, ये वही लड़का है जिसने तुम्हारा राज सुना था। मुझे माफ कर दो यार, मैंने भगवंत और तुम्हारी बातें गलती से सुन ली थीं। भगवंत ने मुझे कुछ नहीं बताया था। अपने हिस्से की सच्चाई बताकर रोहन के सभी मित्र अपनी नाराजगी जाहिर करने लगे। रोहन, क्या तुम्हें हम पर भरोसा नहीं था? तुमने हमारी मित्रता पर शक क्यों किया? क्या तुमने कभी सोचा कि हमारे पास भी अपनी अपनी समस्याएं हो सकती हैं? मैंने तैरना नहीं सीखा तो क्या मैं मित्रता के लायक नहीं हूँ? मैंने अपनी पूरी पूंजी तुम्हें दे दी, फिर भी तुम्हें मेरी नियत पर शक हुआ। वह मैं घायल था और दूसरे गांव में था, फिर भी तुमने मेरे बारे में गलत सोचा। तुम कुछ सकारात्मक भी सोच सकते थे। तुमने मेरे ऊपर भी शक किया। कम से कम पूछ तो लेते कि क्या मैंने वह बात बताई है। रोहन कुछ नहीं बोल पाया। उसकी आंखों में शर्मिंदगी और पछतावे के आंसू थे। देखो रोहन, ये सभी तुम्हारे सच्चे मित्र हैं। कोई भी इंसान उत्तम नहीं होता, तुम भी नहीं वो।
इंसान के जीवन में मुश्किलें आती रहती है, जिनकी वजह से वो हर समय हर कसौटी पर खरा नहीं उतर पाता। सच्ची मित्रता का मतलब सिर्फ कसौटों पर खरा उतरना नहीं होता। आज ये सब अपनी परिस्थितियां तुम्हें समझाने आए हैं। यही निशानी है कि यह तुम्हारे सच्चे मित्र हैं, और तुम्हारी शर्मिंदगी इस बात का सबूत है कि तुम इनके सच्चे मित्र हो। रोहन ने अपनी गलती का एहसास करते हुए अपने दोस्तों से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो दोस्तों, मैंने तुम सबकी सच्ची मित्रता पर शक किया और तुम्हें गलत समझा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ यार। कोई बात नहीं रोहन, हम सब गलतियां करते हैं। सच्ची मित्रता में समझ और माफी दोनों होनी चाहिए। साधु महाराज की बात बिल्कुल सही है। कोई भी व्यक्ति उत्तम श्रेणी का नहीं होता, सबसे कभी ना कभी गलती हो जाया करती है, या फिर परिस्थितियां ऐसी होती है कि इंसान साथ नहीं दे पाता। हमें एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए। हम तुम्हें माफ करते हैं। रोहन और तुम हमें माफ कर दो। मित्रता का मतलब ही एक दूसरे पर विश्वास करना है। हमारी मित्रता पहले से भी मजबूत हो गई है। अब सब कुछ भूल जाओ, जो हो गया सो हो गया। रोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सच्ची मित्रता का मतलब समझा। सभी मित्र हंसते हुए एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। उनकी मित्रता अब पहले से भी ज्यादा मजबूत और गहरी हो गई थी।